हेलो दोस्तों, मैं हूं दिनेश के वोरा। आप सबका स्वागत है इस कार्यक्रम के अंदर। हमारे टॉक शो की सीरीज के अंतर्गत आज जो खास शख्सियत, खास मेहमान हमारे साथ हैं, उनको किसी तारुफ की जरूरत नहीं है। स्वागत करेंगे श्री विनोद अग्निहोत्री जी का। सर नमस्कार। जी नमस्कार। श्री विनोद अग्निहोत्री जी पत्रकारिता की दुनिया में एक जाना पहचाना बड़ा नाम, अमर उजाला के कंसल्टिंग एडिटर, और ना जाने पत्रकारिता की दुनिया में कितने न्यूज़पेपर और पत्रिकाओं के साथ जुड़े हुए एक लंबा अनुभव उनके साथ। हमारा सौभाग्य आज फिर से वो हमारे साथ हैं। शुक्रिया आपका सर। बात करेंगे आने वाले चुनाव की। उत्तर प्रदेश उसमें से एक धुरी के रूप में उभर रहा है। अब समय ज्यादा है नहीं तो बहुत सारी पार्टियों में हलचल प्रारंभ हो गई है, और शायद सबसे पहले बिगुल बजाने वालों में से भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस है। इस बार की परिस्थितियां पिछली बार की परिस्थितियों से अलग है। कहीं ना कहीं ऐसा प्रतीत हो रहा है कि एक, क्या कहते हैं कि बहुत सारी समस्याएं एक साथ हॉन्ट कर रही हैं। किसानों की समस्या खत्म नहीं हुई थी तो सेकेंड वेव आ गई। नदियों में तैरते हुए शव, रेत में दबे हुए शव। इसके अलावा इससे पहले जो इश्यूज थे, खास तौर से कई ड्रैकोनियन मेजर्स, लव जिहाद, माइनॉरिटीज के ऊपर जो कुछ किस्म के शिकंजे कसे गए, मुद्दे बहुत सारे हैं। लोगों में थोड़ा गुस्सा भी है। पंचायत चुनाव ने एक तरह से कहा जाए तो कुछ कंपन भी क्रिएट कर दिए हैं, और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के पितामह आरएसएस, उन्होंने शायद इस बात को पहचानना शुरू कर दिया है कि इस बार पैरों तले जो जमीन है वो शायद उतनी पुख्ता नहीं है जितनी पहले थी। पहली टिप्पणी विनोद जी। नहीं दिनेश जी, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर मुझे अपने शो में बुलाने के लिए। मैं आभारी हूँ। दूसरी बात यह है कि उत्तर प्रदेश देखिए देश का सबसे बड़ा राज्य है जी आबादी की दृष्टि से भी और राजनीतिक महत्व की दृष्टि से भी। जी 80 सांसद, 403 विधानसभा सीटें और 75 जिले, जी करीब 24-25 करोड़ की आबादी। तो एक तरह से यूरोप के तमाम देशों से, कई देशों से बड़ा है ये बिल्कुल बिल्कुल। उत्तर प्रदेश। अपने आप में विविधताओं वाला प्रदेश है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तासीर अलग है तो जी पूर्वांचल बिल्कुल अलग अलग तरीके से सोचता है। तो बुंदेलखंड का अलग बिल्कुल कहानी है। मध्य बिल्कुल। उत्तर प्रदेश की गंगा जमुनी तहजीब अलग कुछ कहती है। तो अलग अलग भाषाएं भाषाएं तो नहीं, बोलियां हैं। भाषा जी तो हिंदी ही है। राजनीतिक दृष्टि से इसलिए महत्वपूर्ण है कि कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में जिसका अधिकार होता है, केंद्र में सरकार उसकी बनती है। जी कांग्रेस जब तक उत्तर प्रदेश पे काबिज रही, केंद्र में उसकी सत्ता को कोई चुनौती नहीं दे सका। जब कांग्रेस यूपी हारी तो केंद्र हारी। जी भारतीय जनता पार्टी ने जब उत्तर प्रदेश को जीतना शुरू किया तो जी केंद्र में उसकी ताकत बढ़ती गई। जी जैसे जैसे उत्तर प्रदेश में भाजपा की ताकत बढ़ी, वैसे वैसे केंद्र में उसकी ताकत बढ़ने लगी। और जब उसने 2014 में उत्तर प्रदेश में 73 सांसद जीते अपने एलाइज के साथ, तो केंद्र में उसकी बहुमत की सरकार बनी। जी तो उत्तर प्रदेश उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है भाजपा के लिए। जिस तरह पिछले कुछ वर्षों में लगातार उत्तर प्रदेश को लेकर के राजनीतिक गतिविधियां हुई हैं, और खास करके पहले जब कोरोना की पहली वेव आई थी, तो जब प्रवासी मजदूरों का संकट था, तो आप याद कीजिए कैसे कांग्रेस ने, प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश की सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए राजस्थान से बसें जो है उत्तर प्रदेश की सीमाओं पर खड़ी कर दी थी और एक मुद्दा बनाया था प्रवासी मजदूरों का। जी खैर, तब योगी सरकार ने उस मामले को एक तरह से रिजॉल्व किया, हल किया। कोरोना की दूसरी लहर शुरू होने से पहले ही उत्तर प्रदेश में किसान आंदोलन चल रहा था। जी किसान आंदोलन था तो दिल्ली में, शुरुआत पंजाब से हुई थी। हरियाणा के किसान इसमें पंजाब के किसान थे, लेकिन फिर जल्दी ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान भी इसमें शामिल हो गए। और खास करके 26 जनवरी के बाद, 26 जनवरी को जो लाल किले की घटना हुई, जी उसके बाद तो इस आंदोलन का पूरा नेतृत्व ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों के पास आ गया। जी राकेश टिकैत उसका एक जाना माना चेहरा हो गए। तो इन सब के बीच पंचायत चुनाव होते हैं उत्तर प्रदेश में, उधर बंगाल चुनाव हो रहे थे। बंगाल चुनाव तक भारतीय जनता पार्टी को यह एहसास था कि शायद नरेंद्र मोदी जी का करिश्मा, प्रधानमंत्री जी का, उनकी लोकप्रियता
उनकी रणनीति, अमित शाह जी की, सब मिलाकर के भाजपा एक बहुत बड़ी ताकत है और वो अजेय है, उसको कोई जीत नहीं सकता। वो अलग बात है कि दिल्ली में वो हार चुकी थी, बिहार में 2015 में हार चुकी थी, दिल्ली में 2 बार हार चुकी थी, झारखंड में, और लेकिन फिर भी उसकी अजेयता बरकरार थी, माना परसेप्शन यही था कि अजेय है। बंगाल के चुनाव के जो नतीजे आए उसने उस अजेयता के भ्रम को तोड़ दिया, जी, क्योंकि जिस ताकत के साथ भारतीय जनता पार्टी उतरी थी वहां पर, प्रधानमंत्री ने वहां 24-25 रैलियां की थी, दर्जनों भाजपा के नेता, केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सब गए थे वहां। उसके बावजूद ममता बनर्जी को ज्यादा सीटें भी मिली और ज्यादा वोट भी मिले पिछले चुनाव की अपेक्षा, और लोकसभा से भी ज्यादा। तो ये बहुत बड़ा झटका था भाजपा के लिए। और इसी के साथ साथ कोविड की दूसरी वेव जो आई, स्ट्रेन आया, जिसने एकदम से तबाही मचा दी पूरे देश में, और वो मुंबई हो, दिल्ली हो, कानपुर हो, लखनऊ हो, इंदौर हो, अहमदाबाद हो, वाराणसी हो, प्रयागराज हो, हर जगह वो संकट से दिखाई पड़ा। लेकिन सबसे ज्यादा जो प्रचार हुआ, सबसे ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो तस्वीरें गई, वो उत्तर प्रदेश की गई। तो गंगा में बहती हुई लाशें, गंगा के किनारे दफन हुई लाशें, गांवों में किस तरह कोरोना फैला, वो ऑक्सीजन के भागते लोग, रेमडेसिविर की ब्लैक बाजारी, ये सब सारी चीजें, ज्यादातर खबरें, ज्यादातर चीजें विदेशी मीडिया में, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में उत्तर प्रदेश की गई। और इधर पंचायत चुनाव के नतीजे भी आ गए, उन्होंने एकदम से भारतीय जनता पार्टी को झटके में डाल दिया, क्योंकि समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन न सिर्फ भाजपा से आगे निकला, बल्कि अगर विपक्ष की सारी सीटें एक साथ मिला दीजिए तो भाजपा बहुत पीछे छूट जाती है। तो इन सब चीजों ने भारतीय जनता पार्टी को चिंता में डाल दिया, संघ के नेतृत्व को चिंता में डाल दिया, और उनको लगा कि अगर 2022, 8 महीने बाद उत्तर प्रदेश में चुनाव है, अगर 2022 में भाजपा हारती है उत्तर प्रदेश, तो 24 में जीतना उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अवधारणा जो बनेगी उत्तर प्रदेश के चुनाव से बनेगी, राष्ट्रव्यापी जो नैरेटिव बनेगा उत्तर प्रदेश से बनेगा। तो भाजपा के लिए बहुत चिंता का सबब हो गया, और उसके साथ ही उत्तर प्रदेश में चुनावी तैयारियां, चुनावी सरगर्मी, चुनावी तेजी शुरू हो गई। और जिस तरह से आपको मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसके लिए हमें इसकी तारीफ भी करनी चाहिए, हम आलोचना तो बहुत करते हैं, लेकिन तारीफ करनी चाहिए कि वो ऐसी पार्टी है जो हमेशा जो है चुनावी मोड में रहती है, और चुनाव जीतने के बाद वो अगले चुनाव की तैयारी में जुट जाती है। हारना तो छोड़ दीजिए, जब वो चुनाव किसी राज्य में या देश में जीतती है, उसके तुरंत बाद वो अगले चुनाव की तैयारी में जुट जाती है। उसके बरक्स कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो हर चुनाव में हारने के बाद एक मीटिंग बुलाती है, मीटिंग बुलाने के बाद एक कमेटी बनती है, कमेटी की रिपोर्ट आती है और रिपोर्ट ठंडे बस्ते में डाल दी जाती है, और सब कुछ वैसे ही चलता रहता है। जी। तो ये देश में सत्ता पक्ष विपक्ष की स्थिति है। भाजपा जब जीतने के बाद सक्रिय होती है तो जाहिर है जो नतीजे आए तो चौंकाने वाले और चिंता प्रकट करने वाले थे, तो उसकी सक्रियता स्वाभाविक थी। भाजपा भी सक्रिय हुई, संघ भी सक्रिय हुआ। भाजपा के संगठन महामंत्री बीएल संतोष उत्तर प्रदेश पहुंचे, लखनऊ पहुंचे, राधा मोहन सिंह जो प्रभारी हैं वो लखनऊ पहुंचे, उन्होंने तमाम सारे विधायकों से, पदाधिकारियों से सबसे बात की। दत्तात्रेय होस बोले जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरकार्यवाह हैं, एक तरह से एग्जीक्यूटिव हेड है, वो पहुंचे और उन्होंने फीडबैक लिया। और उसके बाद दिल्ली में संघ की बैठक हुई, फिर आज भाजपा की बैठक हो रही है, और पूरी तरह से वो कील कांटे दुरुस्त करने की तैयारी हो रही है। तो ये स्थिति अभी भारतीय जनता पार्टी की सक्रियता की है। दूसरी तरफ मैं एक लाइन जोड़ के फिर अगला सवाल आपसे लूंगा कि समाजवादी पार्टी भी सक्रिय हो गई। बिल्कुल सक्रिय कांग्रेस भी है, लेकिन वो ट्विटर पे सक्रिय है। जी। वो रोज प्रियंका जी का एक ट्वीट आ जाता है, 2-3 ट्वीट आ जाते हैं जिससे वो अच्छे मुद्दे उठाती है, जेन्युइन मुद्दे उठाती है, और कोशिश करती है कि उत्तर प्रदेश सरकार का, भाजपा का ध्यान आकर्षित किया जाए, जनता का ध्यान आकर्षित किया जाए, लेकिन ट्विटर के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए। अभी जो एक रणनीति होती है, मैं नहीं कह रहा कि अभी रैली का समय है, लेकिन जो एक पार्टी के अंदर जो एक हलचल होनी चाहिए, वो हलचल अभी नहीं दिखाई पड़ रही है भाजपा में। सपा में वो हलचल इसलिए दिखाई पड़ रही है कि पंचायत चुनाव ने समाजवादी पार्टी और उसके नेता अखिलेश यादव का हौसला बहुत बढ़ा दिया है, और एक तरह से भाजपा के विकल्प के रूप में सपा को फिर से सामने ला दिया है। बिल्कुल, तो जो नेता बसपा में, भाजपा में, कांग्रेस में अपनी अपनी पार्टियों के प्रदर्शन से या तमाम कारणों से असंतुष्ट हैं, वो अब सपा के नेताओं के संपर्क में है। क्यों, जाहिर है चुनाव जैसे जैसे नजदीक आएंगे वैसे वैसे दल बदल की प्रक्रिया तेज होगी और लोग इधर से उधर जाएंगे। तो ये स्थिति समाजवादी पार्टी की है, उन्होंने भी तमाम सारे दलों के नेताओं से संपर्क करना शुरू कर दिया है। बिल्कुल, एक बहुत बड़ी इस परिप्रेक्ष्य में एक समस्या उठ रही है, मेरी काफी विद्वानों से बात भी हुई इस बारे में।
वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी जो कई स्टेप्स लिया करती थी, चाहे वो लोगों का ध्यान भटकाने के लिए हो, डाइग्रेशन के लिए हो, डाइवर्जन के लिए हो, जी। कोई भी मुद्दा लागे कि पीछे के मुद्दे भूल जाएं। पर एक सबसे बड़ी समस्या जिसको आरएसएस के अंदर के लोग भी महसूस कर रहे हैं कि अभी जो त्रासदी आई है, इसको लोग लंबे समय तक नहीं भूलेंगे। ये जख्म बहुत गहरे हैं, चाहे वो रेमडेसिविर के हों, चाहे ऑक्सीजन के हों, चाहे हॉस्पिटल में बेड ना मिलने के हों, चाहे लाखों मौतों के हों, ये लोग भूलेंगे नहीं। और ये जो मुद्दे उनके जहन के अंदर जो जा चुके अंदर पक्के से, वो आरएसएस के लिए एक चिंता का कारण बन रहे हैं कि ये नहीं निकल पाएंगे, बल्कि ये 2024 तक भी नहीं निकल पाएंगे। ये लोगों को हॉन्ट करेंगे, और जब लोग बटन दबाने के लिए जाएंगे तो उन्हें वो सारी छवियां याद होंगी जो अब वो देख रहे हैं या उन्होंने अपने खो दिए। कोई और छोटी घटना होती तो पास ऑन हो जाती थी। कुछ 2-3 घटनाएं ये जो घटी सेकंड वेव की, और एक किसानों की, जिसको शायद भारतीय जनता पार्टी सोच रही थी फिजल आउट हो जाएगा, वो फिजल आउट नहीं हुआ, दूसरे रूप में सामने। आज भी राकेश टिकैत जी कहीं पर शायद कुछ धरना चल रहा है पुलिस स्टेशन पर, और उसकी बातचीत हो रही थी वहां पर, शायद हरियाणा की बात है वो, टोहाना मेरे ख्याल से। ये जब लोग नहीं भूलेंगे, वो उनकी चिंता निकल रही है आरएसएस की। ये मेरी जो अंदर के लोगों से बात हुई कि लोगों को कैसे वापस लाया जाए जमीन पे, क्योंकि संगठन सामने कहीं आया नहीं इस पूरी महामारी में, कहीं कोई नजर नहीं आया। कुछ अपने आप ही व्यक्ति जो सामने आए हैं वही सामने आए हैं, या फिर कुछ गुट गुट तो नहीं कहूंगा, एक व्यवस्थाएं हैं सिखों की, वो सामने आई हैं, या लोग अपने पर्सनल वे में आके हेल्प किया है। आरएसएस सामने नहीं था, वीएचपी सामने नहीं था, बीजेपी सामने नहीं था मदद करने को। ये गहरे घाव इतनी जल्दी नहीं जाएंगे। ये आरएसएस की और बीजेपी की चिंता का सर मेन कारण है। इस पे एक टिप्पणी छोटी सी चाहूंगा बस। दिनेश जी, आप सही कह रहे हैं कि ये ऐसी त्रासदी हुई है। कोरोना का जो पहली लहर थी, उसमें लोगों ने एक तरह से, जिनके यहाँ हादसे हुए, जो परेशान हुए, उनको को फिर भी छोड़ दीजिए। मोर ओवर लेस लोगों ने एक तरह से उस लॉकडाउन को, आप कह सकते हैं कि एंजॉय किया। जी हालांकि शब्द थोड़ा सा वैसा, एंजॉय इन द सेंस, तकलीफें उस समय भी हुई थी। उसमें मजदूरों को बहुत समस्या आई थी, बिल्कुल बिल्कुल। प्रवासी मजदूरों की तकलीफ। लेकिन मैं मिडिल क्लास की बात कर रहा हूँ, शहरी मध्य वर्ग ने, क्योंकि बहुत लंबे समय बाद उनको एक ब्रेक मिला था और उन्होंने अपने को संभाला। और तब तक इन्फेक्शन का जो जोर था, संक्रमण का, वो भी इतना तेज नहीं था जब लॉकडाउन लगा था। जी और 2-3 महीने 4 महीने में उसको नियंत्रित कर लिया गया, और हम सब मुतमईन हो गए कि अब हमने कोरोना को जीत लिया। सरकार ने घोषणा कर दी, टीका बना, टीका बाहर भेज दिया गया, काफी बड़ी खेप उसकी। एक वैक्सीन डिप्लोमेसी नया शब्द आ गया भारतीय राजनय में, भारतीय कूटनीति में। आप तो चूंकि ब्यूरोक्रेसी में रहे हैं, तो आपको मालूम है कि ये सब शब्द गढ़े जाते हैं। पिंग पोंग डिप्लोमेसी है, क्रिकेट डिप्लोमेसी, जैसे वैक्सीन डिप्लोमेसी। तो वैक्सीन डिप्लोमेसी, उसके हम चैंपियन हो गए। और जो इंफ्रास्ट्रक्चर हमने पहली वेव में तैयार किया था, एडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर, अतिरिक्त जो ढांचा तैयार किया था कोविड से निपटने के लिए, तमाम रेलवे कोचेस को हॉस्पिटल में तब्दील कर दिया गया था, वार्ड्स में। तमाम डीआरडीओ ने, तमाम रेलवे ने, पब्लिक सेक्टर ने, एक बड़ी युद्ध स्तर की तैयारी हुई थी, वो सब हमने डिसमेंटल कर दी। डिसमेंटल कर एक, दिया। हाँ, और एक एटीट्यूड ये हो गया कि भाई ठीक है, जैसे होता ना कि शादी ब्याह हो जाने के बाद आदमी एकदम रिलैक्स हो जाता है, भाई ठीक है, तंबू वाला अपना तंबू ले जाए, पहले कैटरर अपना कैटरर ले, वो इसी चीज हो गई कि हमने लड़ाई जीत ली अचानक। और हमारी गैदरिंग शुरू हो गई थी, शादी ब्याह शुरू हो गए थे। जनता ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी थी मिलने जुलने में, और नेताओं ने भी नहीं छोड़ी थी। मध्य प्रदेश के बाई इलेक्शन हुए 28 सीटों के, बिहार का विधानसभा चुनाव हुआ, उसके बाद फिर 5 राज्यों के चुनाव हुए, पश्चिम बंगाल का चुनाव आयोग निर्देश देता रहा और निर्देशों धज्जियां उड़ती नहीं, और हर तरह से सबने देखा है। और अचानक हमला हो गया दूसरी स्ट्रेन का, दूसरी वेव का, और हम पूरा देश लड़खड़ा गया। और जिस तरह से मौतें हुई, जिस तरह से लोग तबाह हुए, जितने लोग बीमारी से नहीं मरे, उससे ज्यादा लोग ऑक्सीजन की कमी से मर गए, समय पर इलाज न मिलने की कमी से मर गए, हॉस्पिटल न पहुंच पाने की वजह से मर गए, तमाम सारी दहशत में बहुत सारी मौतें हो गई। तो वो जो स्थिति हुई, और उस स्थिति में दिनेश जी, मुझे नहीं लगता पूरे देश में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसका कोई ना कोई परिचित
इस बीमारी में काल कलवित न हुआ हो। सहमत हूं आपसे। हर व्यक्ति का, आपका, हमारा, कोई रिश्तेदार, कोई दोस्त, कोई जानने वाला, कोई परिचित, नजदीक का, दूर दराज का, कोई न कोई जरूर इसमें गया है। मेरे परिवार के भी गए हैं, और दिल्ली से बहुत लोग जिनके गए। संपर्कों का दायरा बड़ा है जी। उनके तो हाथ थक गए श्रद्धांजलियां देते, लिखते और उनके मैसेज टाइप करते हुए। ये स्थिति हुई है। आप सब, हम उसके भुक्तभोगी हैं जिस तरह से। तो ऐसे में जो आपने कहा कि ये घाव गहरा है, जी, तो निश्चित रूप से घाव गहरा तो है। इमरजेंसी में जब नसबंदी हुई थी तो नसबंदी में किसी की जान नहीं गई थी, खाली दहशत थी। लोग घर छोड़ के भागते थे जब वो मेडिकल की टीमें आती थी। जी, वो जी, डर था। जी, लेकिन उस डर ने क्या नतीजा दिया 77 के चुनाव में? जी, हमारे सबके सामने है। जी। इस बार तो लोगों की घरों से जाने गई हैं। जिनके घर से नहीं गई उनके परिचितों की गई, रिश्तेदारों की गई। बहुत भाग्यशाली वो लोग हैं जिनके घरों में कोई कैजुअलिटी नहीं हुई, सब लोग ठीक हैं। लेकिन उनके रिश्तेदारों में कोई ना कोई गया है, उनके परिचितों में कोई ना कोई गया है, उनके दोस्तों में कोई ना कोई गया है। तो दोस्त और रिश्तेदार और परिचित के जाने का भी तो गम होता है। ऐसा नहीं कि गम नहीं होता, गम तो सबका है, कोई भी निकटवर्ती होता है। पड़ोसी कोई गया होगा, पड़ोस में लोगों के जो है मतलब ये हुई, मौतें हुई हैं। तो घाव तो गहरा है। और जिस तरह से सरकारी इंतजाम विफल हुए, जिस तरह पूरा तंत्र विफल हुआ, जिस पर हम लोग पिछले उसमें चर्चा कर चुके हैं जी, ऐप को लेकर के, और उन्होंने सारी चर्चा की थी, तो वो भी लोगों के सामने है। ठीक है, सरकार अपने तरीके से उसको ढकने की कोशिश कर रही है। कभी कुछ जिम्मेदारी राज्यों पर डाल दी जाती है, कभी अंतर्राष्ट्रीय कि भाई पूरी दुनिया में ऐसा आया तमाम, कभी ये आ जाता है कि सकारात्मक सोचिए, पॉजिटिविटी लाइए। मतलब तरह तरह की खैर हर सरकार करती है, ये सरकार भी कर रही है, उसमें कोई सरकार को मैं दोष नहीं देता। लेकिन सच को सच कहने के साहस सरकार में भी होना चाहिए और जनता को भी होना चाहिए। अब बात आती है जो आपने प्रश्न किया कि राहत में बहुत कम लोग इस बार दिखाई पड़े। सिखों को तो सलाम करना पड़ेगा साहब जी। वो तो दुनिया में कहीं कोई त्रासदी हो, वो गुरुओं के शिष्य जो है, वो परंपरा जो है वो सबसे आगे रहती है जी। और मैं सलाम करता हूँ बिल्कुल उस परंपरा को जो हमारे श्रद्धेय गुरुओं ने स्थापित की है, गुरु नानक से लेकर के और गुरु गोविंद सिंह की जो महान परंपरा है। बिल्कुल। तो जिस तरह से वो आते हैं और बिना किसी भेदभाव के, वो ये नहीं देखते कि कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है, कौन दलित है, कौन सवर्ण है, कौन शहर का है, कौन गांव का है, कौन काला है, कौन गोरा है, कौन उत्तर का है, कौन भारत दक्षिण का है। वो बिल्कुल पूरे भाव से, ये सेवा भाव। कुछ संस्थाएं और भी आई हैं, लेकिन जिनके नाम आपने लिए, जो झंडा बरदार हैं राष्ट्रवाद के, हिंदुत्व के, वो नजर नहीं आए, वो दिखाई नहीं पड़े। हाँ, सोशल मीडिया में कुछ जरूर, बल्कि वो इसको ढकने में जरूर उन्होंने प्रयास किया कि थोड़ा ढका जाए, क्योंकि सीधे सीधे उनके ऊपर वो था। और हाँ, अब शायद दिखाई पड़ेंगे, अभी सावन आ रहा है, कांवड़ियों चलेंगे, अगर ये परमिशन मिल गई तो। हालांकि परमिशन शायद नहीं मिलेगी, अनुमति नहीं मिलेगी अभी तो, नहीं पता नहीं हो सकता है, तो हो सकता तब आप देखिए तंबू और कैंप कैसे लगेंगे, मुश्किल है। खैर वो एक श्रद्धा आस्था का मुद्दा है, क्योंकि 4 धाम यात्रा को परमिशन नहीं मिली है, तो इनको भी हाँ, तो शायद, और कुंभ का जो अनुभव रहा है जिस तरह से, तो उसको देखते हुए मुझे लगता है शायद ही सरकार अनुमति दे, और देनी भी नहीं चाहिए किसी भी भीड़ की गैदरिंग को, चाहे वो हिंदुओं की हो, मुसलमानों की हो, ईसाइयों, सिखों, किसी की भी हो, भीड़ की गैदरिंग अगर कहीं भी होती है तो इसमें नहीं देनी चाहिए अनुमति। मैं तो समझता हूँ। लेकिन बस मैं कंक्लूड करता हूँ। लेकिन बस मेरा एक कहने का मतलब ये है कि ये जो पीड़ा लोगों ने झेली है, ये कब तक लोग याद रखेंगे? क्योंकि जो हमारा सत्ता प्रतिष्ठान है उसके अंदर एक बहुत जबरदस्त सोच ये है कि ठीक है, अभी तो 8 महीने उत्तर प्रदेश के चुनाव के हैं, और बाकी चुनाव जो लोकसभा का उसके अभी 3 साल है, तब तक लोग सब भूल जाएंगे। और फिर हमारे पास तो जो सबसे बड़ा हथियार ध्रुवीकरण का है, हिंदुत्व के नाम पर हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण का है, वो तो जब चला देंगे तो फिर सब भूल करके वो बलिदान वाली अवस्था हो जाएगी कि हिंदुओं की रक्षा के लिए जो है आगे आओ। तो उनको लगता है कि उनका ये हथियार शायद फिर चल जाएगा, लेकिन मुझे इसमें संदेह है। आपकी बात से मैं सहमत हूं, और इसी पॉइंट पे मैं आता हूं कि पोलराइजेशन का जो सिद्धांत था भारतीय जनता पार्टी का, वो पहली बार बंगाल में फेल होता इसलिए नजर आया कि वहां पे एक काउंटर पोलराइजेशन हुआ जी। बंगाल में लगभग माइनॉरिटीज भी 28% के आसपास, हाँ, कहीं नहीं 30% भी है जी। कुछ डिस्ट्रिक्ट ऐसे भी जहां पे 40-45 तक भी हो जाते थे। वहां पर उत्तर प्रदेश में माइनॉरिटीज कम नहीं है,
20% के आसपास है। अच्छी खासी संख्या है, और कई कॉन्स्टिट्यूएंसी तो ऐसी हैं जहां पर उनकी संख्या 40% से भी खासकर अधिक है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो मुरादाबाद, रामपुर, बिल्कुल बिल्कुल संभल, बिजनौर, ये जो जिले बिल्कुल। हैं, मुजफ्फरनगर। जी, इसके अलावा बाकी सिख भी हैं, उसके अंदर ईसाई भी हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश बड़ा स्टेट है। तो अगर 22, 23, 24% तक भी माइनॉरिटीज हैं सबको मिला के, तो भारतीय जनता पार्टी का सिद्धांत वही रहा था कि बाकी के जो 70-75% के जो हमारे गुट हैं उनको पोलराइजेशन किया जाए। लेकिन यहां भी फिर से, क्योंकि अखिलेश वापिस आ रहे हैं और विद वेंजियंस आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि शायद वो काउंटर पोलराइजेशन का दूसरा स्टेट उत्तर प्रदेश बन सकता है बंगाल के बाद। और ये डर कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड में बीजेपी और आरएसएस के होगा कि अगर हमने बहुत ज्यादा हिंदुत्ववादी बात की, राम मंदिर, या कल के कुछ पेपर्स में थी कि शायद वो काशी और मथुरा को साथ में लपेट रहे हैं, तो कहीं ये काउंटर प्रोडक्टिव होने की संभावना नहीं हो सकती यहां भी उत्तर प्रदेश में सर? नहीं, देखिए, मैं आपको एक चीज समझाता हूं कि जो हमारे देश की राजनीतिक धाराएं हैं उनका एक वैचारिक डीएनए है, हर एक का अलग अलग है। भारतीय जनता पार्टी की विचार गंगोत्री राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, और उसका वैचारिक डीएनए है हिंदुत्व। और हिंदुत्व का मतलब है हिंदुओं का ध्रुवीकरण अगेंस्ट मुस्लिम्स। जाहिर है, किसी के खिलाफ तो होगा ध्रुवीकरण। उसको आप राष्ट्रवाद का नाम दे दें, उसको आप हिंदुत्व का नाम दे, कोई नाम दे दें, उनका वैचारिक डीएनए ये है। बाकी चीजें उसमें एडिशनल है, गवर्नेंस, डेवलपमेंट, विकास, समरसता, समता, ये सब एडिशनल है। जैसे आप कोई चीज लेते ना, तो पैकेज वैसा, आप कंप्यूटर लिया आपने तो ये तो हो गया मूल, इसमें बाकी एडिशनल क्या कह देंगे, तो वो एडिशनल में आ जाता है। जो अखिलेश जिस धारा को बिलोंग करते हैं, या मायावती जी जिस धारा की हैं, या लालू जी जिस धारा के बिहार में है, ये है लोकदल समाजवादी या दलित राजनीति की धारा। इसका जो डीएनए है वो जातीय राजनीति है, वो जातिवादी ध्रुवीकरण की राजनीति है, जिसको सामाजिक न्याय का नाम दिया जाता है। हालांकि वो होता है जातिवादी ध्रुवीकरण, लेकिन वो सामाजिक न्याय का नाम दिया जाता है। जैसे उसको हिंदुत्व का नाम दिया जाता है, राष्ट्रवाद का नाम दिया जाता है, और वो है वो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण है या जातिवादी ध्रुवीकरण है। इसका असली, मुझे तो काशीराम जी से मैंने एक बार चर्चा की थी, जब उत्तर प्रदेश में 1993 में पहली बार सपा बसपा गठबंधन की सरकार बनी थी, तो मैंने उनसे पूछा था इंटरव्यू में, मैंने कहा क्या सांप्रदायिक ताकतों पर धर्मनिरपेक्ष ताकतों की जीत है? तो उन्होंने कहा नहीं, सांप्रदायिक ताकतों पर जातिवादी ताकतों की जीत है। काशीराम जी ने खुद कहा था। तो वो जातीय ध्रुवीकरण की राजनीति। कांग्रेस की समस्या ये है कि वो इस दोनों डीएनए से, उसका डीएनए अलग है। वो धर्मनिरपेक्षता की बात करती है, सबको साथ ले चलो, ये करो, तो वो उसमें कई बार क्या होता है, कुछ नहीं मिलता। वो एक है साधे सब साधे सब जाएं। तो उसकी स्थिति ये है कि किसको साधे किसको छोड़े। मुसलमान को साधती है तो हिंदू भाग जाता है, हिंदू को साधती है तो मुसलमान भाग जाता है, सवर्ण को साधती है तो पिछड़े दलित भाग जाते हैं, पिछड़े दलितों को बात करती है तो सवर्ण भाग जाते हैं। उसकी समस्या ये, वो इसका शिकार है। तो अब क्या है कि भारतीय जनता पार्टी अपना जो वैचारिक डीएनए है उसको नहीं छोड़ सकती। वो और चूंकि अतीत में 2019 में और 2014 में उसका इसका लाभ मिला है, और 2022 में 17 में उत्तर प्रदेश में इसका लाभ मिला है, तो वो उसके लिए, भले वो बंगाल में असफल हो गए, वहां बंगाली अस्मिता जो है वो हिंदुत्व के ध्रुवीकरण में भारी पड़ी जी। वहां भी ध्रुवीकरण हुआ, वहां बंगाली ध्रुवीकरण हुआ गैर बंगाली के खिलाफ नाम पर, हिंदुत्व का ध्रुवीकरण नहीं हुआ। वहां श्री राम जी के पक्ष में ध्रुवीकरण नहीं हुआ, वहां माता दुर्गा के पक्ष में ध्रुवीकरण हो गया। तो वो, क्योंकि इसके पहले दिल्ली का उदाहरण लीजिए, दिल्ली में तो कोई अस्मिता का सवाल नहीं था। सही बात। दिल्ली में भी जबरदस्त पोलराइजेशन की कोशिश की गई, शाहीन बाग के आंदोलन को लेकर के, उसके परिप्रेक्ष्य में जिस तरह के भाषण हुए, क्या नहीं किया गया। बाद में दंगे तक हो गए उसके बाद, तो चुनाव के बाद। लेकिन फिर भी 8 सीटें मिली भाजपा को, और 62 सीटें आम आदमी पार्टी को मिली। उन्होंने सिर्फ एक पोलराइजेशन किया, गवर्नेंस का और डेवलपमेंट का, और जो उनका। तो मैं जो कह रहा हूं कि हमेशा जो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण जो होता है, या हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण होता है, उसकी काट जो है वो जाति ध्रुवीकरण से होती है। 1993 में बाबरी मस्जिद 1992 में टूटी, तो पूरे उत्तर प्रदेश में दूसरा झंडा नहीं लग सकता था, ऐसा माहौल सरचार्ज था जी। लेकिन जब सपा बसपा मिले तो क्या हुआ
कि नीचे नीचे जो है वो जातीय ध्रुवीकरण हो गया और हिंदुत्व का ध्रुवीकरण वहां असफल हो गया और भाजपा चुनाव हार गई, सरकार उनकी बन गई। हमेशा बिहार में 1900 आडवाणी जी गिरफ्तार हुए बिहार में 1990 में, 91 के चुनाव में बिहार में जो 53 जो सीटें थी, 54 सीटें बिहार की लोकसभा की, उसमें करीब 50 के आसपास जो है जनता दल ने जीती, तब भी लालू जी के नेतृत्व में। और लालू जी कब तक राज करते रहे, क्योंकि वहां जातीय ध्रुवीकरण मजबूत था। अब उत्तर प्रदेश में 2022 में अब देखना यह है कि क्या 2022 में 8 महीने बाद योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी के संरक्षण में हिंदुत्व के ध्रुवीकरण को मजबूत कर पाती है, या अखिलेश यादव, मायावती जाति ध्रुवीकरण के हथियार से हिंदुत्व के ध्रुवीकरण को विफल कर देते हैं। अब यहाँ एक सवाल, छोटा सा सवाल उठता था विनोद जी। सर मैं इसको एक लाइन जी, योगी के बारे में जी, मेरी एक मान्यता है उत्तर प्रदेश के बारे में कि उत्तर प्रदेश में अगर मल्टी कॉर्नर इलेक्शन हुआ जी तो बीजेपी के लिए मुश्किल होगी, लेकिन अगर डायरेक्ट फाइट हुई तो पोलराइजेशन मुश्किल करना आसान होगा। ये मेरा अपना मानता है, और अगर सवाल आप करेंगे तो मैं इसको बस आपको इसके कारण भी गिना दूंगा। आखिरी सवाल पे आऊंगा अभी मैं। यहाँ पे दरअसल उत्तर प्रदेश का जो आपने कहा कि मल्टी कॉर्नर फाइट वो तो होगी, वो तो ऑलमोस्ट पक्की हो चुकी है। 3 धुरियां तो, एक बीएसपी और एक एसपी और बीजेपी तो फिक्स हो ही चुकी है। अब कांग्रेस कहाँ जाएगी पता नहीं, अभी देखेंगे। अभी तो फिलहाल कहीं उनका कोई टिल्ट नजर आ नहीं रहा है। सवाल ये पैदा होता है कि क्या योगी की राह मुश्किल हो गई है? योगी उतने फॉर्मिडेबल नहीं लग रहे हैं जितना कुछ समय पहले तक सेकंड वेव से पहले लग रहे थे। और जिस ढंग से उनको एक हिंदू हृदय सम्राट, मैं तो मुंबई रहता हूं तो मेरी नजर में तो हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ही थे, और तो कभी कुछ मैंने सुना नहीं। तो उनकी छवि इतनी बड़ी है कि मैं उसके सामने किसी और छवि को गिनता नहीं हूं। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ये जो एक फॉर्मिडेबल परसोना था उनका, जो एक तरह से पोस्टर बॉय होता है बीजेपी का, वो शायद कहीं ना कहीं, मुझे कहीं लगता है थोड़ा कमजोर होता है, इस पर नजर आ रहा है। उसमें वो विश्वास नजर नहीं आ रहा है। और शायद हो सकता है भारतीय जनता पार्टी और उनके जो क्या कहते हैं कि पितामह आरएसएस वाले हैं, उनमें भी वो विश्वास नजर नहीं आ रहा है। शायद थोड़ा कमजोर जमीन है इस बात से। देखिए, पहले तो मैं बताऊं, हिंदू हृदय सम्राट बदलते रहे हैं। एक जमाने में आडवाणी जी जब रथ यात्रा लेके चले थे सोमनाथ से, तो वो हिंदू हृदय सम्राट थे। 6 दिसंबर 1992 के बाद कल्याण सिंह हिंदू हृदय सम्राट हो गए थे। उसके बाद बाला साहब जो पहले महाराष्ट्र हृदय सम्राट थे, वो हिंदू हृदय सम्राट हो गए। अब आज योगी आदित्यनाथ, फिर बीच में नरेंद्र मोदी जी हिंदू हृदय सम्राट हो गए थे, हैं, गुजरात की तमाम घटनाओं के बाद आज योगी जी हिंदू हृदय सम्राट कहे जाने लगे। तो अब हिंदू के हृदय में कौन सम्राट कब बैठ जाए कुछ पता नहीं रहता है। तो मैं तो हिंदू, और मैं इनको जिन्हें मैं नाम गिराया, मैं इनको हिंदू हृदय सम्राट नहीं कहता, मैं इनको हिंदुत्व हृदय सम्राट कहता हूँ। मैं हिंदू और हिंदुत्व को अलग अलग मानता हूँ, ये मेरी अपनी धारणा है। उस पर भी कभी आपसे चर्चा करेंगे कि हिंदुत्व क्या है और हिंदू क्या है जी। तो वो एक अलग विषय होगा, दिलचस्प विषय होगा। अभी मैं उस विषय पे आता हूँ जो आपने प्रश्न किया कि योगी जी को लेकर क्या फॉर्मिडेबल है इतने। देखिए, आज की तारीख में उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की स्थिति वो है कि हमारे यहाँ एक कहावत है उत्तर प्रदेश में जी, कि गुड़ भरा हंसिया न निगलते बने न उगलते बने। बिल्कुल। तो वो स्थिति उनकी है कि उनको हटा भी नहीं सकते, और उनके नेतृत्व को चुनाव भी लड़ना है, और लड़ना है तो क्या क्या नुकसान है ये भी पता लग रहा है, और हटाने के क्या क्या नुकसान है ये भी सामने है जी। तो अब ऐसी मजबूरी हो गई है कि अभी जो 3-4 दिन बैठकों का दौर चला, और एक बड़ी चर्चा थी कि शायद योगी जी को बदल दिया जाए और केशव प्रसाद मौर्य को बना दिया जाए मुख्यमंत्री, क्योंकि एक सबसे बड़ी समस्या ये है कि 2017 में योगी जी चेहरा नहीं थे उत्तर प्रदेश में जी। मोदी जी के नाम पर वोट पड़ा था। मोदी जी ने कहा था ये वोट आप एक एक वोट मुझे दे रहे हैं और मैं उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाऊंगा, और अघोषित रूप से कोई चेहरा घोषित नहीं किया गया था, लेकिन अघोषित रूप से केशव प्रसाद मौर्य जो प्रदेश अध्यक्ष थे भारतीय जनता पार्टी के, उनको माना जाता था कि शायद चुनाव के बाद यही कमान संभालेंगे जी। और इस वजह से पिछड़ों ने, गैर यादव पिछड़ों ने एक मुश्त होकर के भारतीय जनता पार्टी का समर्थन किया था। उसमें हिंदुत्व का भी कॉकटेल था और जातीय समीकरणों की ईंटें भी थी जी। तो जातीय समीकरणों की ईंटें, हिंदुत्व का सीमेंट, गवर्नेंस का
प्लास्टर और डेवलपमेंट का पेंट। ये कॉकटेल 2014 में भी था, यही कॉकटेल 2017 में था। 325 सीटें आ गई साहब, और एक मैसेज और अनरिटन मैसेज था कि शायद मनोज सिन्हा बना दिए जाए। जी जी वो जी वो प्रकाश के लिए मैसेज था कि भाई मनोज सिन्हा एक बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं और सवर्ण है, पूर्वांचल के हैं। इन दोनों के बीच में चल रहा था, और चुनाव के बाद जब तय करना था तो मनोज सिन्हा का नाम लगभग तय हो गया, और वो बनारस चले गए दर्शन करने, और अचानक जो है योगी जी को दिल्ली बुलाया गया और योगी जी को फिर लखनऊ भेजा गया। योगी जी आ गए, तो योगी जी स्टार प्रचारक थे, मुख्यमंत्री का चेहरा उतना नहीं थे, लेकिन पिछले 4.5 साल में उन्होंने अपना एक कद बना लिया जी। उन्होंने अपनी एक हैसियत बना ली। नरेंद्र मोदी जी की जो और अमित शाह जी की जो बीजेपी है, उसमें सिर्फ एक ही छत्रप बना है, वो योगी आदित्यनाथ। सही बात। बाकी जितने पुराने छत्रप हैं वो अटल जी के जमाने के हैं, अडवाणी जी के जमाने के, शिवराज सिंह चौहान, येदुरप्पा या रमन सिंह या वसुंधरा राजे, ये सब छत्रप उस जमाने के। इनके 2014 के बाद इन्होंने कोई छत्रप नहीं जी बैठाया। तो कोई रघुवर दास बना मुख्यमंत्री झारखंड में, तो कोई हरियाणा खट्टर साहब बने, तो विजय रूपाणी गुजरात में बने, तो देवेंद्र फडणवीस बने महाराष्ट्र में। छत्रप जो है, गडकरी को क्यों नहीं बनाया? वो छत्रप बन सकते थे। छत्रप खाली योगी आदित्यनाथ बन गए। जी। और जब कोई छत्रप बन जाता है तो केंद्र के साथ उसका टकराव स्वाभाविक होता है। उत्तर प्रदेश में ये पहले भी हो चुका है, कल्याण सिंह और अटल जी के बीच कल्याण में इस तरह सिंह का के टकराव बारे हो में चुका है। जी हो चुका मुलायम है। सिंह और विश्वनाथ प्रताप सिंह के बीच में इस तरह का टकराव हो जी चुका है। जी जी। बहुगुणा और इंदिरा जी के बीच में इस तरह का टकराव हो चुका है। सही कह रहे हैं। तो ये उत्तर प्रदेश का इतिहास है। राजीव गांधी और विश्वनाथ प्रताप सिंह के बीच में टकराव हो गया बिल्कुल हुआ है, बिल्कुल हुआ है। तो ये छत्रप और केंद्र का टकराव होता रहा है, और वो इतिहास फिर दोहराया जा रहा है। अब संघ ने जो है पूरी तरह से योगी जी को अपना समर्थन दे दिया है, और ये तय हो गया है, मेरी जानकारी भी, जहां तक मैंने लिखा भी, आपने शायद पढ़ा होगा मेरा जी, मैंने पढ़ ली, कि योगी जी के नेतृत्व में ही चुनाव कराए जाएंगे, लेकिन मंत्रिमंडल में कुछ ऐसे फेरबदल किए जाएं जिससे पिछड़ों को भी संतुष्ट किया जा सके, जिससे थोड़ी छवि सुधारी जा सके। और अरविंद शर्मा को जो जिम्मेदारी देने की कोशिश हो रही है, जिनको कि उप मुख्यमंत्री बनाने की बात पिछले 4 महीने से चल रही है, योगी जी अड़े रहे, नहीं अभी तक बनाया उन्होंने, तो उनको भी कैबिनेट में बना के कोई जिम्मेदारी दी जाए, एक सामंजस्य बनाया जाए और मिलजुल करके चुनाव में उतरे। अब कितना मिलजुल के उतरेंगे ये तो पता नहीं, लेकिन भाजपा के नेतृत्व की और संघ की कोशिश है कि योगी जी के नेतृत्व में ही चुनाव हो, लेकिन मंत्रिमंडल में हिस्सेदारी दलितों की, पिछड़ों की बढ़ाई जाए, और उनकी हिस्सेदारी बढ़ाने के साथ साथ हिंदुत्व का तड़का दिया जाए, और वो जो अम्ब्रेला बन जाता है, हिंदुत्व के झंडे के नीचे तमाम जातियां इकट्ठी हो जाए और फिर चुनाव में जाया जाए। अब इसको अखिलेश कैसे काटते हैं, इसको मायावती कैसे काटती है, इसको कांग्रेस कैसे काटती है, ये उनके रणनीतिक कौशल पर निर्भर होगा। एक हमारे दर्शक मित्र का सवाल है, वो ले लेते हैं, उसके बाद इसका समापन करते हैं। चंदन सिंह बिष्ट हैं हमारे एक, इनका कहना है कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बिगड़ी है, किसानों के मुद्दे रहे हैं, सेकेंड वेव रही है, माइनॉरिटीज पे एट्रोसिटीज हुई हैं, और शायद कहीं ना कहीं कुछ ड्रैकोनियन लॉज भी आए हैं, लव जिहाद जैसे। तो क्या ये लोगों के बैक ऑफ द माइंड में रहेंगे कि वो बटन दबाने जाएंगे अगले साल? देखिए, बैकअप ऑफ माइंड में चीजें रहती तो हैं। अब यही होता है कि इस देश में चुनाव भावनाओं पर लड़े और जीते जाते हैं। जी। आप देखिए, ड्रैकोनियन लॉस की बात कर रहे हैं हम लोग बात कर रहे हैं कोविड काल की। 2019 में कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र में 2 मुद्दे थे जी। एक था हेल्थ को बेसिक राइट बनाने का, जी, मौलिक अधिकार, यानी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने का। दूसरा था देशद्रोह कानून को वापस लेने का। जी। दोनों पे ही कांग्रेस पार्टी हार गई। बुनियादी मुद्दे थे, लेकिन किसी ने उन पर ध्यान नहीं दिया। आज वही सामने आ रहा है कि हेल्थ स्ट्रक्चर हमारा जो है, जो हेल्थ पे हमने इतना ध्यान नहीं दिया तो इतनी मौतें हुई। और ड्रैकोनियन लॉस की बात जो चंदन सिंह ने रखी, वो ड्रैकोनियन लॉ सबसे ज्यादा सुप्रीम कोर्ट ने भी हाल में ही फैसला दिया है विनोद दुआ वाले मामले में। और जिस तरह से सेडिशन लॉ का जो है इस्तेमाल हुआ है, बिल्कुल जैसे कभी जेब कतरों के खिलाफ छोटे छोटे कानून रखे जाते थे, वैसे ही जिस पे पकड़ के सेडिशन लॉ लगा दो। ये जो पुलिस करती है, हर सरकार राजद्रोह के कानून को देशद्रोह बता देती है। राजद्रोह अलग चीज है, देशद्रोह अलग चीज है। राजद्रोह और देशद्रोह देश का विरोध है, राजद्रोह राजसत्ता का विरोध है। एक दूसरी बात, सरकार की आलोचना राजद्रोह नहीं है, सरकार की आलोचना देशद्रोह नहीं है, लेकिन उसको बदल दिया जाता है। तो इन्हीं दोनों मुद्दों को लेकर के तो ये घोषणा पत्र में रखा था कांग्रेस पार्टी ने, लेकिन किसी ने ध्यान दिया उसको? 53 सीट में निपट गई, क्योंकि हमें पुलवामा दिख रहा था, हमें बालाकोट दिख रहा था,
हमको लग रहा था कि बालाकोट और पुलवामा सबसे बड़े मुद्दे हैं, भावनात्मक मुद्दा है ना जी। 1984 में लोकसभा के चुनाव इंदिरा गांधी की हत्या के बाद भावनात्मक मुद्दे पर राजीव गांधी ने 415 सीटें जीती। जी। तो यहाँ अब ये है कि 2022 में भावनात्मक कोई मुद्दा आएगा या ये जो बात चंदन सिंह जी ने कही है ये बैक ऑफ माइंड में रहेगा, क्योंकि जब भावनात्मक मुद्दे आ जाते हैं तो बैक ऑफ माइंड की चीजें गौड़ हो जाती हैं और लोग भावनाओं में बह जाते हैं। और हमारा देश वैसे ही भावना प्रधान है। यहाँ तो आप देखिए ना, गणेश जी दूध पी लेते हैं जब मोबाइल भी नहीं था और जब व्हाट्सएप भी नहीं था और फेसबुक भी नहीं था, इंटरनेट भी नहीं था, तब दूध पी लिया था पूरे देश में गणेश जी ने। तो धर्म प्रधान देश है, भावना प्रधान देश है, क्या कह सकते हैं इसके बारे में। एक आखिरी छोटा सा सवाल हमारे DS नंडल साहब का, ये हरियाणा से, कहते हैं कि मायावती कितना बड़ा फैक्टर होंगी, क्योंकि उनका 15 से 20% का वोट बैंक तो इंटैक्ट रहता है, तो क्या इस बार वो वोट बैंक उनका इंटैक्ट रहेगा या उसके टूटने की संभावना है? देखिए, अभी तक विपरीत परिस्थितियों में भी मायावती जी की सीटें भले कम हुई हो लेकिन वोट बैंक उनका कम नहीं हुआ। वोट बैंक इंटैक्ट रहा। लोग आप देखिए 2014 के चुनाव में लोकसभा में जब उनके पास 0 सीटें थी, बहुजन समाज पार्टी ने एक भी सीट नहीं जीती थी, तब भी उनके पास 19-19.5% वोट बैंक था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। 2019 के चुनाव में, 2017 के विधानसभा चुनाव में जब 19 सीटें आई उनके पास विधानसभा की, तब भी उनका वोट बैंक 20-21% वही था जी। 2019 के लोकसभा चुनाव में जब समाजवादी पार्टी से मिलकर लड़ी और 10 लोकसभा सांसद उनको जिताए, तो भी उनका अपना वोट बैंक 20-22% वो इंटैक्ट रहता है। तो उसका कारण है, तो उनका जो वोट बैंक इसलिए इंटैक्ट है कि वो एम्पावर हुआ है उनकी लीडरशिप में जी, वो बसपा की लीडरशिप में एम्पावर हुआ है, वो इंटैक्ट है। लेकिन जो अतिरिक्त वोट मायावती जी को 2007 में मिला था, जिससे उनकी सरकार पूर्ण बहुमत से बनी थी, या पहले मिला जब उनके 19-20 लोकसभा के सांसद चुन के आए थे 2009 में, वो छिटक गया, वो नहीं संभाल पाई, जिसमें अति पिछड़ों का एक हिस्सा, पिछड़ों का हिस्सा, अति दलितों का हिस्सा, गैर जाटो दलितों का हिस्सा, कुछ सवर्णों का हिस्सा, वो नहीं संभाल पाए। बाकी उनका इंटैक्ट है। मैंने काशीराम जी से एक बार सवाल किया था, क्योंकि मेरा मिलना जुलना था, मैं उनका बड़ा सम्मान करता हूँ जी, और मैं उनको भारत में, आजाद भारत में दलित राजनीति का सबसे बड़ा चिंतक और सुधारक मानता हूँ जी। उनसे मैंने कहा था कि क्या वजह है कि आप कभी मुलायम सिंह से समझौता करते हैं, कभी आप बीजेपी के साथ चले जाते हैं, कभी आप कांग्रेस के साथ चले जाते हैं, लेकिन आपका वोट नहीं घटता, आपका वोट बैंक उतना ही रहता है, लोग आपके साथ रहते हैं, क्या वजह है? ये अवसरवाद के बावजूद आपका वोटर क्यों आपके साथ रहता है? तो हंसते उन्होंने कहा था देखो, आप सवर्ण समाज के लोगों की दिक्कत ये है कि आप अपने समाज के जीवन मूल्यों से हमारे समाज के जीवन मूल्यों को आंकती हो। सही बात है। उन्होंने कहा कि हमारा पिछड़ों दलितों का, अति पिछड़ों का जो समाज है, बहुजन समाज जो है, वो वंचित समाज है, सदियों से उसको सत्ता नहीं मिली है। और उन्होंने कुछ ऐसी बातें कही जो मतलब सार्वजनिक रूप से कहना थोड़ा सा जी अच्छा जी, 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 बिल्कुल, लेकिन वो यथार्थ थी। उन्होंने कहा कि वो रोटी के लिए ठाकुर के दरवाजे पर भी खड़ा हो जाता था, वहां भी गाली खाता था, वो पंडित के दरवाजे पर भी गाली खाता था, रोटी के लिए खड़ा हो जाता था, मुसलमान के दरवाजे पर भी खड़ा हो जाता, सब जगह खड़ा हो जाता था, और जहां उसको रोटी मिल जाती तो वहां बैठ जाता था छाया में। तो बोले ये सत्ता उसके लिए रोटी है, उसको सत्ता बीजेपी के साथ जाने से मिले तो भी हमारे साथ रहेगा, कांग्रेस साथ जाने से मिले तो भी रहेगा, मुलायम सिंह के साथ जाने से तो भी मिलेगा, अकेले रहे तो भी मिलेगा। वो हमसे अलग इसलिए नहीं होगा क्योंकि हमने उसको सत्ता का एहसास दिलाया है, सत्ता की रोटी उसको जो हमने दिलाई है, इसलिए वो हमारे साथ रहेगा। तो मायावती जब भी चीफ मिनिस्टर बनती है, वो कुछ भी करें, उन पर कितने आरोप लगा ले लोग कि वो अपना स्वार्थ सिद्ध कर रही हैं, तमाम तरह के पैसे के इसके उसके जो आरोप लगते रहते हैं, कुछ भी कहिए, लेकिन जो दलित है, जो वो अपने को एम्पावर्ड और सुरक्षित महसूस करता है उनके शासन में, उसको लगता है कि वो थाने में जाएगा तो दरोगा उसको डांट के नहीं भगाएंगे, कम से कम उसको एक गिलास पानी पिला के कुर्सी बिठाएंगे, जैसे कि सवर्णों को बिठाते हैं। लेकिन वो स्थिति उसकी अखिलेश यादव के शासन में या योगी आदित्यनाथ के शासन में या कांग्रेस के शासन में शायद उसको नहीं मिलती थी। इसलिए वो मायावती जी के साथ रहता है कि जैसे भी हो, बहन जी कुछ भी करें, लेकिन बहन जी जब आ जाती है तो हमारा इतना एम्पावरमेंट हो जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर जिसको हम लोग शायद नहीं समझ पाते, क्योंकि हम एम्पावर्ड समाज के लोग हैं, हमने हजारों साल से सत्ता भोगी है। ये काशीराम जी ने मुझे कहा था कि आप लोग इसको ऐसे समझने की कोशिश, ये बात मुझे याद रहती है। आज दर्शक मित्रों, बहुत सारी ऐसी बातें निकल कर आई हैं जो अपने आप में ही शायद अनमोल हैं। कुछ ऐसे मुद्दे भी
आज जिनके ऊपर चर्चा हुई भी है और विनोद जी ने प्रकाश डाला है, मेरे भी जो ज्ञान में बहुत वृद्धि हुई उससे, एक्चुअली देखा जाए तो। और दर्शक मित्रों, आपको तो डेफिनेटली इनसे क्या बोलते हैं कि बड़ा एक एनलाइटेंड विचार आए हैं सारे, तो हमें तो विनोद जी का धन्यवाद करना चाहिए कि उन्होंने इन बेहतरीन विचारों को अपनी बेबाकी से हमारे सामने रखा है। इन्हीं के साथ हम लेंगे आगे, लेकिन कोई अगर 30 सेकंड में कोई आखिरी टिप्पणी आपकी है विनोद जी, तो आप कह सकते हैं। देखिए, अभी तो समय 8 महीने का समय है उत्तर प्रदेश के चुनाव में। 8 महीने में इसलिए कह रहा हूँ कि जून शुरू हो चुका है और ये मान के चलिए मई खत्म हो गया, तो 7 महीने दिसंबर तक, और जनवरी थोड़ा मान लीजिए, फरवरी से तो चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, क्योंकि चुनाव की घोषणा फरवरी मार्च में तो विधानसभा बन जानी है, नई विधानसभा। तो अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा और कोविड का संक्रमण तीसरा नहीं आया और सब कुछ नियंत्रण में रहा और चुनाव समय पर ही होंगे, क्योंकि एक ही स्थिति में चुनाव टल सकते हैं अगर कोविड बहुत ज्यादा भयानक स्थिति में कुछ हो जाए, ईश्वर न करे ऐसा कुछ हो। जी। तो उस वक्त अभी बहुत गंगा में, जमुना में, गोमती में और जो नदियां उत्तर प्रदेश में, घाघरा, सरयू, सब में जो है पानी बहुत बहना है। अभी क्या क्या, अभी राजनीतिक दल निकलेंगे, उनकी सभाएं होंगी, उनके प्रचार होंगे, कई नेता इधर से उधर जाएंगे, पाला बदलेंगे, वो सब चीजें आएंगी। प्रधानमंत्री जी कुछ नया लेकर के आएंगे, आ सकते हैं, योगी जी कुछ नया लेकर आ सकते हैं, विपक्ष के हमले होंगे, कांग्रेस क्या करेगी, मायावती जी किस किस तरह से अपने पत्ते खेलेंगी। तो ये सब पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। लेकिन इतना जरूर मैं कहूंगा आखिर में कि जो भी स्थिति, जमीनी स्थिति है, जो फीडबैक मिला है भाजपा और संघ को, उससे उनके अंदर चिंता है। चिंता स्वाभाविक है, और किसी भी राजनीतिक दल के अंदर, जो गतिशील राजनीतिक दल होगा, उसके अंदर चिंता होना कोई गलत नहीं है। बस चिंता अगर है तो कामकाज सुधारें, कुछ जन कल्याण की बात हो, बजाय ये कि कोई सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की कोशिश हो या जाति ध्रुवीकरण की कोशिश हो। अगर एक अच्छा शासन दिए उत्तर प्रदेश को, जो 8 महीने का समय है, उसमें कोई अच्छी गुड गवर्नेंस हो, कुछ डिलीवरी हो, कोविड का खात्मा हो, वैक्सीनेशन तेज हो, ये चीजें हो, तो उसमें जनता का भी भला होगा। चुनाव तो आते आते रहेंगे, लेकिन देश और लोग जो है वो इस असली मुद्दे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। अल्टीमेटली हर चीज का पैमाना फिर एक ही होता है कि आम जनता की जो लाइफ है उसमें क्या कुछ बेहतरी हुई है, क्या उनके जीवन स्तर में कुछ सुधार आया। अगर उनके जीवन स्तर में कोई सुधार नहीं आता है तो फिर किसी भी किस्म की गवर्नेंस जो है वो उसका कोई मायने नहीं रह जाता है। मकसद लोगों की जो अवस्था है, जो उनका जीवन है, उसमें बेहतरी लाना है। हर सरकार का यही उद्देश्य होता है। इन्हीं शब्दों के साथ हम लेंगे दर्शक मित्रों आपसे विदा, और विनोद जी का करेंगे धन्यवाद नमस्कार। कि कीमती समय निकाला, हमारे साथ इतना समय बने रहे। जल्दी मिलेंगे आपके साथ नए विषय के साथ, नए मुद्दे के साथ, नए मेहमान के साथ। धन्यवाद आप सबका।